डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। बीता सप्ताह सामरिक और रक्षा मामलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से तेजी से प्रगति वाला रहा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने दोनों देशों के बीच साफरान के जेट इंजन को लेकर हो रही प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त की। आज हम इस बहुआयामी मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का फ्रांस से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेना सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने F-35 की पेशकश की, साथ ही उन्होंने रक्षा सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने की बात भी कही। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने वायु, थल, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में सैन्य सहयोग को बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। वे रक्षा व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं। आज इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और दुनिया में आर्टिफिशियल वेपन्स नैतिक दुविधाओं के कारण बने हुए हैं। विश्व के नेता विभिन्न पहलुओं पर इस पर चर्चा कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में पहले AI शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो आइए हम इस बारे में डिफेंस के संदर्भ में बात करते हैं और साथ ही में भारत ने एरो इंडिया 2025 में रक्षा कवच प्रदर्शित किया। क्या यह भारत का आयरन डोम सॉल्यूशन है? इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, डिफेंस हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 में अपना नया मल्टी बोर्ड मल्टी फंक्शनल विरूपक्ष रडार प्रदर्शित किया। विरूपक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ईसा रडार है। विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ईसा रडार को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना ने बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिमोट वेपन 10 AI वेपन सिस्टम प्रदर्शित किया है। नई प्रणाली ट्रैक करने, लक्ष्य का पता लगाने और फायर करने के लिए AI क्षमता का लाभ उठाती है। इसे सीमा की निगरानी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए भारत की नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात किए जाने की परिकल्पना की गई है। सिस्टम का प्राइमरी वेपन एक ट्राइपॉड पर लगा होता है और इसमें 7.62 मिलीमीटर की मीडियम मशीन गन होती है। हालांकि प्राथमिक हथियार को जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है। सिस्टम में एक ऑप्टिकल कैमरा, एक थर्मल इमेजर, GPS, एक मैग्नेटोमीटर और एक इंक्लिनोमीटर और एक लेजर रेंज फाइंडर भी शामिल है। रूसी रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 में पंजशीर फैमिली की वायु रक्षा प्रणालियों के नवीनतम संस्करण पंजशीर S1M में एकीकृत सेंसर के विवरण का खुलासा किया। लक्ष्य की ऑटोमेटिक ट्रैकिंग के लिए इस प्रणाली की अधिकतम रेंज 26 किलोमीटर है। 11 फरवरी को अल्जीरिया के राष्ट्रीय मीडिया ने घोषणा की कि अल्जीरिया रूस के सुकोई Su-57 फिलॉन लड़ाकू विमानों के लिए पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनेगा। अल्जीरियाई मीडिया के अनुसार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57E के एक्सपोर्ट संस्करण के 14 विमान हासिल किए जाएंगे। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI ने इजरायली रक्षा बलों को अपने सी कैचर एयरबोर्न सर्वेलेंस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ESA रेडार की एक अज्ञात संख्या प्रदान की है। इन रेडार में 5000 लक्ष्यों को स्कैन करते हुए ट्रैक करने की क्षमता है। ये अल्ट्रालाइट नॉन रोटेटिंग यूनिट, जिसे स्मॉल UAV के लिए डिजाइन किया गया है, जो 2000 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। आइए हम बात करते हैं कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री का फ्रांसीसी दौरा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत हवाई जहाज के इंजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन
चुनौती यह है कि भारत को अपने जेट इंजन बनाने के लिए जरूरी तकनीक की आवश्यकता है। अमेरिका इंजन बेचने को तैयार है, लेकिन तकनीक देने को तैयार नहीं। फ्रांसीसी रक्षा निर्माता साफरान ने इसे एक अवसर के रूप में देखा है और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया प्रयासों के तहत लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के इंजन के सह विकास और साथ साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश की है। यह भारत के लिए उपयुक्त है, हालांकि अमेरिका की आक्रामक मार्केटिंग रणनीति जारी है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपने F-35 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बेचने की इच्छा जताई, जिसका संकेत किसी और ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्त किया। ये याद रखना जरूरी है कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद फ्रांस प्रतिबंध लगाने में बहुत हिचकिचा रहा था। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की शक्ति को लेकर हो रही प्रतियोगिता के बीच फ्रांसीसी एरो इंजन निर्माता साफरान भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारत ने हल्के लड़ाकू विमान LCA Mark 1A और LCA Mark 2 के लिए इंजन बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी की है। हालांकि अमेरिकी कंपनी 100% तकनीक को साझा करने में संकोच कर रही है। ऐसे में फ्रांसीसी कंपनी साफरान इसे भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर मानती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने और राष्ट्रपति मैक्रों ने न केवल भारत और फ्रांस के बीच गहरे और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी के तहत याद किया, बल्कि मिसाइलों, हेलीकॉप्टर इंजन और जेट इंजन पर चल रही चर्चाओं का भी स्वागत किया। उन्होंने साफरान समूह की संबंधित संस्थाओं और उनके भारतीय समकक्षों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का स्वागत किया। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने के बाद भारत अपनी नौसेना के लिए भी डेक आधारित रफाल M खरीद रहा है। साफरान लंबे समय से भारत में सक्रिय है, जहां वह भारतीय हेलीकॉप्टरों के लिए टरबाइन इंजन की आपूर्ति कर रहा है। अब तक साफरान भारत में 3000 लोगों को रोजगार दे चुका है और जैसे जैसे कंपनी यहां अपने संचालन का विस्तार करेगी, ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों को शक्ति देने वाले एरो इंजन बनाने में वर्षों की अड़चनों के बाद भारत ने विदेशी साझेदारों के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। ये सहयोग के तहत विदेशी साझेदार तकनीक प्रदान करेंगे ताकि भारत में इंजन विकसित किया जा सके। यह इंजन भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को शक्ति प्रदान करेगा, जिसके 2030 के मध्य में आकाश में उड़ान भरने की संभावना है। एमका को हवा में बनाए रखने के लिए तकनीकी जटिलता अधिक होगी, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में आमतौर पर इंजन को उनके सिस्टम में एम्बेड किया जाता है ताकि रडार सिग्नेचर को कम किया जा सके। इस तथ्य के बावजूद कि भारत ने चंद्रमा पर मिशन भेजा है, लेकिन एरो इंजन तकनीक अभी भी उसके लिए उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत इंजन बनाने के लिए दशकों का अनुभव चाहिए, जो उच्च गति और उड़ान की कठिनाइयों को सहन कर सके। कई देशों के पास स्वदेशी एरो इंजन से अधिक परमाणु हथियार हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि साफरान ने भारत को उस इंजन तकनीक का मालिकाना हक देने की पेशकश की है, जिसे इस सहयोग के तहत विकसित किया जाएगा। ये कदम भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति के तहत बहुत अहम है। अक्टूबर 2024 में साफरान के चेयरमैन रॉस मैकलेनेस ने भारत के रक्षा सम्मेलन में आश्वस्त करते हुए कहा, हम आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये बात आपके अन्य पश्चिमी साझेदारों के बारे में नहीं कही जा सकती। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस वह एकमात्र पश्चिमी देश था जिसने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बावजूद भारत का साथ दिया, जबकि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सैन्य सौदे को बढ़ाकर कई अरब डॉलर तक पहुंचाने की योजनाओं की घोषणा की। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उन्होंने भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर्स देने की इच्छा जताई तो ये घोषणा भारत में उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच तीखी बहस का कारण बनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को इससे गहरी चिंता हुई। इसके बाद तुर्की भी चौंका और यहां तक कि चीन ने भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहे जाने के बाद कि उनका प्रशासन भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की दिशा में काम कर रहा है, तो इस पर पाकिस्तान का पाखंड सामने आया। पाकिस्तान ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा कदम क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को अस्थिर कर सकता है, रणनीतिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की कोशिशों में रुकावट डाल सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत की सीमा पार आतंकवाद को समर्थन करता है तो ऐसी कोई चिंता सामने नहीं आती। इसी तरह जब पाकिस्तान चीन से उन्नत हथियार खरीदता है तो इन चिंताओं का कोई उल्लेख नहीं होता, क्योंकि ये लंबे समय से भारत विरोधी उद्देश्य को पूरा करते हैं। ट्रंप की घोषणा पर नाराजगी दिखाने वालों में पाकिस्तान अकेला नहीं है। इस फैसले से पाकिस्तान के कट्टर सहयोगी तुर्की में भी हड़कंप मच गया है, जिसे रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था। निराशा की गूंज बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुर्की में कई लोग इस कदम को वॉशिंगटन की चुनिंदा नीतियों का एक और उदाहरण मानते हैं। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी शांत नहीं रही है। दूसरी ओर चीन ने भी पाकिस्तान की तरह अपनी दोहरी नीति दिखाई। 14 फरवरी को एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, किसी भी देश के रिश्ते और सहयोग में चीन का मुद्दा नहीं बनना चाहिए और न ही किसी को गुटबाजी और टकराव को उकसाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र शांति और विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है, न कि भू राजनीतिक खेलों का युद्ध क्षेत्र। विशेष समूह बनाने, गुटबाजी और टकराव में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलेगी और किसी भी तरह से एशिया प्रशांत और पूरी दुनिया शांतिपूर्ण और स्थिर नहीं रह पाएगी। शांति का दावा करते हुए चीन दक्षिणी चीन सागर में छोटे देशों पर दबाव डालने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नियम आधारित व्यवस्था के प्रति उपेक्षा दर्शाने के अपने आधिपत्यपूर्ण व्यवहार के प्रति अनभिज्ञ होने का दावा कर रहा है। अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। वहीं F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश को लेकर भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच अलग अलग राय सामने आई है। कुछ लोग इसे रणनीतिक मील का पत्थर मानते हैं, वहीं कुछ लोग भारत की भविष्य की रक्षा जरूरतों के लिए इसकी प्रासंगिकता को लेकर संशय में हैं। भारत फोर्ज के उपाध्यक्ष और संयुक्त प्रबंध निदेशक अमित कल्याणी ने F-35 की पेशकश को अमेरिका के साथ भारत की उन्नत रणनीतिक स्थिति का संकेत बताया। उन्होंने कहा, ये तथ्य कि अमेरिका भारत को F-35 बेचने की बात कर रहा है, इसका मूल रूप से मतलब है कि हमारे संबंध इस हद तक विकसित हो गए हैं कि हम चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गए हैं। कल्याणी ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत के पास F-35 के समान कोई घरेलू तकनीक नहीं है। हालांकि जेन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक अशोक अल्टूरी ने एकदम अलग दृष्टिकोण अपनाया और ये सवाल उठाया कि क्या F-35 भारत के लिए सही विकल्प है। उन्होंने लागत संबंधी चिंताओं और डिजाइन की खामियों का हवाला देते हुए इस जेट को सफेद हाथी करार दिया। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी F-35 को अप्रचलित बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के पुराने प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान देने की बजाय ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे भविष्य के युद्ध तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब विदेश सचिव विक्रम मिश्री से पूछा गया
कि क्या ट्रंप की टिप्पणी के बाद भारत ने औपचारिक रूप से F-35 खरीदने पर सहमति जताई है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा, भारत के सैन्य सौदे के मामले में एक प्रक्रिया है जिसके तहत प्लेटफॉर्म हासिल किए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में एक प्रस्ताव का अनुरोध भेजा जाता है, उन पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि भारत द्वारा उन्नत विमान प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण के संबंध में यह प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, इसलिए यह वर्तमान में एक प्रस्ताव के स्तर पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। इसका मतलब है कि भारत सभी विकल्प खुले रख रहा है। ऐसे में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने जो कहा, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। It's not an offer as yet. What he said is that they will look at a roadmap for making that available. So we look at that offer when it becomes a firm offer. In any case, our procurements are done through a process, which is the requirements are raised by the services, and thereafter a process of taking interest from other competing players is done. So let's see how it goes. But obviously, creating an option of this type is important for us, and we'll certainly look at it with an open mind. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI एक्शन समिट के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन में वैश्विक स्तर पर साझा मूल्यों को बनाए रखने, जोखिमों को संबोधित करने और विश्वास निर्माण के लिए शासन और मानकों की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। जोखिमों का समाधान करना और साझा मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि AI की शक्ति मानवता के लिए परमाणु बम से भी अधिक विनाशकारी साबित हो सकती है। AI राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण और रडार जैसी अन्य ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज की तरह इसका अनुप्रयोग नागरिक उपयोग से आगे बढ़कर सैन्य, शासन और आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करने तक फैला हुआ है। सैन्य तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण ने आधुनिक युद्ध को बदल दिया है। स्वायत्त ड्रोन से लेकर स्मार्ट मिसाइल प्रणालियों तक AI आधारित हथियारों ने युद्ध रणनीतियों में क्रांति ला दी है, जिससे सटीकता, दक्षता और अनुकूलनशीलता में सुधार हुआ है। हालांकि इन उन्नतियों के साथ नैतिक, कानूनी और सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी उठी हैं। मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसी प्रणालियों के कारण AI संचालित सैन्य तकनीक तेजी से विकसित हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित कई देशों ने AI हथियारों के विकास में भारी निवेश किया है। कुछ प्रमुख AI आधारित हथियारों में शामिल हैं स्वायत्त ड्रोन, AI संचालित ड्रोन, प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र की दक्षता में सुधार होगा और सैन्य कर्मियों के बीच हताहतों की संख्या को भी कम किया जा सकता है। AI संचालित रोबोटिक वाहन रिकॉनेसेंस, रसद और युद्ध समर्थन में मदद करते हैं। AI से लैस स्मार्ट मिसाइलें वास्तविक समय में अपने प्रक्षेप पथ को समायोजित कर सकती है, जिससे सटीकता और प्रभावशीलता में सुधार होता है। AI का उपयोग साइबर सुरक्षा और साइबर खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे यह आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। AI को मिसाइल रक्षा प्रणालियों में एकीकृत किया गया है, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का एजिस सिस्टम, जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ खतरों का पता लगाती है और उन्हें रोक सकती है। सैन्य प्रणालियों में AI का समावेश कई लाभ प्रदान करता है। AI लक्ष्य पहचान को बेहतर बनाता है, जिससे सहायक क्षति कम होती है और मिशन की सफलता दर बढ़ती है। AI विशाल मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस करता है, जिससे वास्तविक समय में निर्णय लेना और तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। स्वायत्त प्रणालियां उच्च जोखिम वाले युद्ध क्षेत्र में मानव सैनिकों की आवश्यकता को न्यूनतम कर देती है।
रखरखाव और संसाधन आवंटन में सुधार कर लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम किया जाता है। एआई संचालित टोही प्रणाली मूल्यवान खुफिया जानकारी प्रदान करती है, जिससे स्थिति को समझने और रणनीतिक योजना बनाने में सुधार होता है। अपने लाभों के बावजूद एआई आधारित हथियार महत्वपूर्ण जोखिमों और नैतिक दुविधाओं को उत्पन्न करते हैं। मानवीय निगरानी के अभाव, पूर्णतः स्वायत्त हथियार मानवीय हस्तक्षेप के बिना ही जीवन मृत्यु का निर्णय ले सकते हैं, जिससे नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। एआई प्रणालियां गड़बड़ी, हैकिंग और गलत डेटा व्याख्या के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो अप्रत्याशित प्रमाणों का कारण बन सकती हैं। एआई संचालित सैन्य प्रौद्योगिकी की उपलब्धता संघर्ष की सीमा को कम कर सकती है, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ सकती है। जवाबदेही के मुद्दे प्रेरित हमलों के लिए एआई की जिम्मेदारी तय करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एआई सीधे मानव आदेशों के बजाय एल्गोरिथम के आधार पर काम करता है। एआई आधारित हथियारों के तेजी से विकास से राष्ट्रों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे भू राजनीतिक तनाव और दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। संभावित जोखिमों को देखते हुए एआई आधारित हथियारों को नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है, घातक स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें सीमित करने पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ प्रमुख नियम विचारधाराएं सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते आधारित हथियारों के उपयोग और विकास को एआई नियंत्रण करने के लिए संधियों की स्थापना। ह्यूमन इन लूप पॉलिसी प्रेरित प्रणालियां यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई घातक कार्यों के लिए मानव अनुमोदन की आवश्यकता हो। पारदर्शिता के लिए निर्देश सैन्य अनुप्रयोगों के लिए नैतिक ढांचे को लागू करना। एआई प्रसार को रोकना, संचालित सैन्य प्रौद्योगिकी की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करना, ताकि ये अव्यवस्थित राज्यों और आतंकवादी संगठनों के हाथ ना पड़ जाए। एआई आधारित हथियार आधुनिक युद्ध में एक दो-धारी तलवार के रूप में सामने आते हैं, जहां ये बढ़ी हुई सटीकता, दक्षता और कम जनहानि का लाभ प्रदान करते हैं, वहीं ये महत्वपूर्ण नैतिक और सुरक्षा चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। रक्षा के लिए एआई का उपयोग करने और जिम्मेदार तरीके से इसके प्रयोग को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मजबूत नियामक स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना एआई प्रेरित सैन्य प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण होगा। ये सुनिश्चित करते हुए कि एआई हथियार विनाश के उत्प्रेरक के बजाय सुरक्षा के उपकरण के रूप में कार्य करें। भारत आत्मनिर्भर उच्च तकनीक वाले रक्षा समाधानों वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो इसे एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत करता है। एरो इंडिया 2025 में रक्षा कवच का उद्घाटन भारत की स्वदेशी रक्षा नवाचार में बढ़ती ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने इजराइल के आयरन डोम के बराबर का एक उन्नत रक्षा कवच विकसित किया है, जो देश की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 में रक्षा कवच नामक इस आधुनिक प्रणाली का प्रदर्शन किया। रक्षा कवच को बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य सैन्य संपत्तियों, सैनिकों और सुसज्जित वाहनों की रक्षा करना है। DRDO के वैज्ञानिक इस प्रणाली को एक आधुनिक सुरक्षा समाधान के रूप में वर्णित करते हैं, जो विभिन्न युद्ध क्षेत्र खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। रक्षा कवच भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये कई स्तरों की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें बैलिस्टिक, ब्लास्ट और इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग शामिल है, जो बलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रणाली में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित समग्र सामग्री का उपयोग किया गया है,
जो इसे हल्का और अत्यधिक टिकाऊ बनाता है। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता इसे खतरों का पूर्वानुमान करने और उन्हें कुशलता से निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा रक्षा कवच को सैन्य वाहनों और स्थायी सुरक्षा संरचनाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डीआरडीओ ने जोर दिया कि रक्षा कवच आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूत करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक सुरक्षा समाधान प्रदान करना है। भारत के नए रक्षा शील्ड में कई उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों का समावेश किया गया है, जिसमें उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली, टोही यूएवीज, वायु से टारगेट करने वाली मिसाइलें, एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम, उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ड्रोन का पता लगाने, अवरोधन और विनाश प्रणालियां, मीडियम पावर रडार अरुधरा, हल्के टारपीडो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली धर्मशक्ति, लेजर आधारित ऊर्जा हथियार, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी सुरक्षित उपग्रह फोन और असॉल्ट राइफल्स शामिल हैं। इन तकनीकों को एकीकृत करके डीआरडीओ ने एक समग्र रक्षा शील्ड तैयार की है, जो दुश्मन के खतरों का पता लगाने, उन्हें रोकने और हमला करने से पहले निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये प्रगति भारत की रक्षा तत्परता, रणनीतिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बीता हफ्ता डिफेंस और स्ट्रेटजी के मामले में बहुत अहम रहा। इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियां #DD with दानवीर के साथ साझा जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता